Welcome back, all the बच्चा लोग for 8th, 9th and 10th English medium to the Bajrang series, an online series for the memorization of social science topic with your social science guru Tirmal sir, #अभ्यास। आज का जो सेशन है वो मुझे पता है कल थोड़ा आधा रह गया था, सो आज हम वहीं से शुरू करेंगे। बट लेट्स हैव सम क्विक रिवीजन ऑफ लास्ट लेक्चर कि वहां पे हमने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 14 बेसिक फीचर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी बेटा, और फर्स्ट फोर फीचर्स हमने देखे थे। कौन कौन से फर्स्ट 4 फीचर्स? तो जो फर्स्ट 4 फीचर्स हैं वो कौन कौन सा है बेटा? वो है रिटन डॉक्यूमेंट, साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप और फेडरल सिस्टम, और उसी का एक पार्ट हमने देखा था वो है रेस्टिट्यूटरी पावर्स। बोलो क्लियर है? ठीक है। साइज में हमने बात की थी कि भी सबसे लार्जेस्ट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। फिर रिटन डॉक्यूमेंट है, सिंगल सिटीजनशिप के मैंने बारे में बात की थी, मैंने आपको आधार कार्ड का एग्जांपल दिया था, ठीक है, कि भी जितने भी लोग रहते हैं इंडिया में वो सारे एक ही आइडेंटिटी से बिलोंग करते हैं, वो सारे इंडिया के लोग गिनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद रेस्टिट्यूटरी पावर्स के बारे में बात की थी, लेकिन मैंने रेस्टिट्यूटरी के पावर्स से पहले मैंने आपको एक और चीज बताई थी इन दी फेडरल सिस्टम कि वहां पे 3 टाइप के लिस्ट होते हैं। द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वेरियस पीपल इनटू द एंटायर इंडिया, ठीक है, क्योंकि पूरी गवर्नमेंट रन करने के लिए बेटा बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है और उसी के लिए ये पूरा सिस्टम तैयार किया गया है, ठीक है। ओके, तो फेडरल सिस्टम के अंदर 3 चीजें देखी थी। यूनियन लिस्ट देखा था हमने, स्टेट लिस्ट देखा था और कंकरेंट लिस्ट देखा था। और उसके बाद मैंने बताया था कि जो चीजें इस तीनों में नहीं होती वो कहां पे होती है? रेस्टिट्यूटरी पावर्स के अंदर होती है। बोलो ठीक है, चलेगा चलेगा। ओके, सो लेट अस बिगिन विद द टुडेज सेशन। आज हम बाकी के जो 10 फीचर्स हैं उसको हम फटाफट विद इन दिस 20 मिनट सेशन वी विल कवर अप। सो यस, लेट्स बिगिन विद द सेशन नंबर 5। ओके, चलो कौन सा है? सबसे पहले बात करते हैं यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग द क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब क्या है बेटा? क्राइसिस का मतलब होता है इमरजेंसी। क्या होता है? इमरजेंसी, ठीक है। तो अगर जब भी इमरजेंसी आती है देश में, पहला तो इमरजेंसी कैसे आती है? सो 3 तरीके से आ सकती है। फर्स्ट, एट द टाइम ऑफ वॉर, अगर बाहर से किसी ने हमला कर दिया, एक्सटर्नल अटैक हुआ, वॉर हुआ, तभी इमरजेंसी लागू होती है। नंबर 2, ठीक है, जब गवर्नेंस पूरा कंट्रोल नहीं कर पाती, सो लैक ऑफ गवर्नेंस की वजह से इमरजेंसी लागू की जाती है, ठीक है। और उसके अलावा नंबर 3, अगर इन्फ्लेशन हो गया है, मतलब कि प्राइस राइज बहुत बढ़ गया है, लोगों ने हल्ला बल्ला मचा दिया है कि निकलो सालो फुटो, ठीक है, इतना सारा प्राइस राइज कैसे हो गया, ऑल दैट स्टफ, ठीक है, की वजह से पूरा जो कंट्रोल है वो बिगड़ जाता है और तब इमरजेंसी बेटा लागू की जाती है। नाउ व्हाट इज दिस इमरजेंसी? इमरजेंसी का मतलब होता है कि भी तभी देश में किसी की नहीं चलती, सिर्फ एक बंदे की चलती है, एंड दैट इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया। कौन 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 फर्स्ट प्रेसिडेंट होता है बेटा? यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज दी प्रेसिडेंट बेटा। सो प्रेसिडेंट की ही चलती है और उसी के लिए इमरजेंसी को हम प्रेसिडेंशियल रूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फिर नाम क्यों यहां पे यूनिफाइड दिया गया? क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ एक बंदे की चलती है, पूरा जो देश होता है वो यूनाइट हो जाता है और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। उसके लिए हमने यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग द क्राइसिस बोला है। बोलो ठीक है, पता चला? पता चला? आई नो यू आर वेरी शार्प फोक्स, सो यस, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। दैट इज पार्लियामेंट। भी इंडिया में कौन सा है सिस्टम? पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं, ठीक है। पार्लियामेंट में कौन कौन सी चीजें आती है? पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, ठीक है। फिर द लोअर हाउस दैट इज लोकसभा, अपर हाउस दैट इज राज्यसभा, ठीक है। अभी मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। व्हाट इज दैट अच्छी चीज? अच्छी चीज इज दैट कि हमारा जो सिस्टम है वहां पे 2 हाउसेस है, तो जब भी ये 2 हाउसेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज बाई कैमरल सिस्टम। क्या बोलते हैं? बाई कैमरल सिस्टम। बाय मतलब 2, कैमरल मतलब हाउस, तो जहां पे 2 हाउस होते हैं उस सिस्टम को बोलते हैं बाई कैमरल सिस्टम। बोलो पता चला कि चला? चला कि चला? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो, तो इंडिया के अंदर नेशनल लेवल की जो पार्लियामेंट है बेटा, वहां पे प्रेसिडेंट आता है, लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है, ठीक है। और जो स्टेट लेवल है वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली आता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल आता है और गवर्नर आता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर स्टेट के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, इट इज नॉट नेसेसरी। लेजिस्लेटिव असेंबली हाँ होती है,
ठीक है। द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर कंसिडर्ड एज MLA, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर नोन एज MP। पता चला? ओके। तो मैंने आपको बोला कि लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती तो वो कौन डिसाइड करता है कि होगा कि नहीं होगा? सो दैट विल बी डिसाइडेड बाय गवर्नर। कौन करता है? गवर्नर। गवर्नर विल डिसाइड कि लेजिस्लेटिव काउंसिल मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। बोलो क्लियर है? पार्लियामेंट क्लियर है? यस। और पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट है दैट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। ठीक है, गवर्नमेंट अगर कुछ भी करता है तो पार्लियामेंट के अंदर उसके खिलाफ तुम एक्शन ले सकते हो। तो मतलब वहां पे जो लोग बैठे हैं, ठीक है, वो लोग उनको बोल सकते हैं तुमने ये गलत किया, ये किया, वो किया, ऐसी बात ये हो सकती है। ठीक है बेटा, ओके। और जो लोग भी पार्लियामेंट में हैं उनको अगर वो अपने पोजीशन का गलत यूज करते हैं बेटा, तो उनको अंडर द लॉ ऑफ इम्पीचमेंट, आई रिपीट, अंडर द लॉ ऑफ इम्पीचमेंट उनको अपनी पोजीशन से हटा भी सकते हैं। पता चला? ओके, क्लियर है? ठीक है। देन हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो कैसा है बेटा? इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल। क्यों? क्योंकि जस्टिस देते समय कोई भी टाइप का बायसनेस होना चाहिए नहीं, कोई भी टाइप का बायसनेस होना चाहिए नहीं। बोलो क्लियर है? ओके, इसी के लिए। एंड दैट इज द थर्ड ऑर्गन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और थर्ड ऑर्गन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। याद रखना बेटा, बहुत बेसिक ऑर्गन है। कौन से ऑर्गन है बाय द वे इंडियन गवर्नमेंट के? राइट डाउन योर आंसर। आई नीड द गवर्नमेंट के ऑर्गन कितने हैं और कौन से है? राइट डाउन योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलो। देन लेट अस टॉक अबाउट द अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स इन व्हाट? अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको अमेंडमेंट्स करने हैं। कैसे करोगे? तो जितने भी लोग, पहले तो पार्लियामेंट की बैठक बुलानी पड़ेगी और जितने भी लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं अगर उनकी मेजोरिटी आती है कि भी हाँ ये कर सकते हो या फिर ये नहीं कर सकते, सो ऑन द बेसिस ऑफ द मेजोरिटी यू कैन टेक द डिसीजन ईदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। आप जो भी जितने भी लोग बैठे हैं वहां पे बैठे हुए लोगों की अगर जो मेजोरिटी हाँ में हारी है तो गो फॉर हाँ, ना में हारी तो गो विथ ना। ठीक है, मेजोरिटी के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी कुछ स्पेशल वहां पे रूल्स होते हैं पार्लियामेंट में चेंजेस करने के लिए बेटा। वो है कि भी अगर कोई चेंजेस जो स्टेट के रिलेटेड है और फिर स्टेट और यूनियन के रिलेशन के रिलेटेड है, ऐसे कोई चेंजेस हैं, ठीक है, तो उसके लिए स्पेशल मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लोगों का होना बहुत जरूरी है बेटा। अगर उतने लोग नहीं हैं तो फिर आप वो चेंजेस नहीं कर सकते। ये सारी डिटेल जो मैं आपको बता रहा हूं दैट यू कैन रीड इन द टेक्स्ट बुक ऑफ स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 8 में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, एंड इफ यू फाउंड एनी काइंड ऑफ डाउट्स, आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी देयर टू आंसर यू एट एनी टाइम। ठीक है बच्चा, लेट अस मूव अहेड विद द अडल्ट सफरेज। अडल्ट सफरेज क्या है? अडल्ट सफरेज मतलब जो भी बंदा या फिर बंदी 18 या फिर 18 साल से ज्यादा है, नाउ दोज पीपल कैन टेक देयर ओन डिसीजन बाय देयर सेल्फ। मतलब कि भी वो लोग अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। भाई आ બધું જ છે ને બહાર જઈને કરવાનું, ઘરમાં કોઈ હોશિયારી ખુટ્ટી મારવાની નહીં, તો છૂટું વેલણ પડશે, બરાબર છે? એટલે કશું જ કરવાનું નહીં, ઘરમાં બધું મમ્મીને પૂછીને જ કરવાનું, ખોટો માર ખાવાનો, ખોટી હોશિયારી મારવાની નહીં, બરાબર છે? સો અડલ્ટ સફરેજ યુ કેન શો, યુ કેન ટેક યોર ડિસિઝન આઉટસાઇડ ઓફ યોર home, but yeah, jokes apart, adult suffrage is given to the people who are 18 or above 18. You have been given also a right called cast vote. आपको जो वोट कास्ट करने हैं वो भी आपको वो राइट आपको 18 साल के बाद दिया जाता है। आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी है वो आप 18 साल के बाद खुद डिसाइड कर सकते हो। दैट राइट इज गिवन टू यू बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेटा। ओके, क्लियर है? That states your another fundamental right called right to live with dignity. Okay, ठीक है? Secularism, all the religion are equal. सर्वधर्म संभाव समझावानी जरूर हवे? I guess not. Okay. Then judicial review बेटा. This is very important term, judicial review. क्या है judicial review? Judicial review means कि जो सुप्रीम कोर्ट है that will review the decision of parliament. और अगर कुछ भी गलत लगता है तो सुप्रीम कोर्ट कैन नलीफाई द डिसीजन बाय कॉलिंग इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि भी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये लॉ नहीं बन सकता। सो वो लॉ बनाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट उसको चेक करती है, अगर अच्छा होगा तो ही आगे जाने देगी या फिर बोल देगी भी नहीं ये फॉलो नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, चलो।
देन आता है फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज. टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स आर देयर, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर विच आर गिवन टू ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द इंडिया. क्लियर है, उनको दिया जाता है. देन that is directive principles. क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बेटा? सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर दी प्रिंसिपल्स कि जो गवर्नमेंट को पॉलिसी फॉर्म करने के लिए डायरेक्शन देते हैं. ठीक है, तो उसके लिए कभी भी कोई गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन नहीं लेती कि जिससे लोगों को कुछ खराब भुगतना पड़े. गवर्नमेंट जो कुछ भी करती है वो लोगों को हित के लिए ही करती है. ठीक है बेटा, ये आप ध्यान रखना. लास्ट में आता है प्रोविजंस. प्रोविजंस जो है वो स्पेशल कैटेगरीज के जो लोग हैं, अंडर डेवलप जो लोग हैं, उनके लिए किया जाता है बेटा. ठीक है, समवॉट SC ST OBC कास्ट के लोग, उनको डेवलप करने के लिए, ठीक है, ये सारे स्पेशल प्रोविजंस उनको दिए गए हैं सर्टेन टाइम तक. वो अगर वो डेवलप हो जाते हैं फिर उनको ये प्रोविजंस नहीं दिए जाते. ठीक है, ओके. सो दैट इज इट अबाउट दी all the basic 14 features of the Indian Constitution. I have completed this portion today of the Indian Constitution. Later on I'll talk about in detail about fundamental rights, fundamental duties and directive principles in the next lecture or in within the next sessions. Till that, आपको अगर कोई टॉपिक पढ़ना है तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, we will solve that. और या आज का क्वेश्चन भूलना मत. ठीक है, okay. Till that, stay with us, enjoy with us, okay, and yeah, keep watching the Bajrang series. And during this pandemic, wash your hands properly, don't go outside. If you are going, then please wear your mask. Until then, stay home, stay safe. Goodbye.